आज जो है ना हम हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा है। तो पहले हम क्या करेंगे, सेकंड यूनिट करेंगे। और सेकंड यूनिट में आपके पास दो चैप्टर देखने को मिलेंगे। पहला है मनी यानी मुद्रा और बैंकिंग। ठीक है, और ये जो यूनिट है पूरा का पूरा ये 5 से 6 मार्क्स का आता है, इससे ज्यादा इसमें से नहीं है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट तो उतना नहीं है बट रिलेवेंट है। अब इस चैप्टर में देखो हम करने क्या वाले हैं, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि पैसा कैसे आता है, पैसे का एवोल्यूशन कैसे हुआ। भाई पैसा आज यूज कर रहे हो ना, तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, नोट यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये सब कैसे आया, इसका कैसे इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, और बैंकिंग है, बैंक पैसा कैसे कमाते हैं, कितने प्रकार के बैंक होते हैं, ये हम सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा, पहले हम मनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मनी के अंदर हम स्टार्ट क्या करते हैं, बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आवाज आनी चाहिए, खाना खा के आए हो ना तो आवाज आनी चाहिए। तो बार्टर सिस्टम देखो होता क्या, आई थिंक तुमने पढ़ा होगा हिस्ट्री वगैरह में। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है कि जब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु एक्सचेंज करते हैं यानी आदान प्रदान करते हैं, उसको क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। जैसे पुराने जमाने में पैसा था नहीं था, तो पुराने जमाने में क्या होता था, अनाज के बदले अनाज के बदले में कुछ चीज आपको चाहिए थी तो वो मिल जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब धीरे धीरे करके इवोल्यूशन हुआ पैसे का, तो उसी चीज को वाटर सिस्टम बोलते हैं। जैसे आज भी आप गांव वगैरह में जाएंगे तो आज भी गेहूं से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं दुकानों में। सो वो बार्टर सिस्टम कहलाया जाता है। तो बार्टर सिस्टम क्लियर हो गया। बार्टर सिस्टम क्या है, एक सिस्टम होता है जिसमें गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, यानी वस्तु के बदले। यह एक प्रणाली है जिसमें वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान होता है। ठीक है जी, क्लियर बार्टर सिस्टम पहले। अब इसको C2C इकोनॉमी या CC इकोनॉमी भी कहा जाता है। CC इकोनॉमी का मतलब, C का मतलब यहाँ पर है कमोडिटी। गुड्स को, वस्तु को हिंदी में नहीं, इंग्लिश में दूसरा नाम है कमोडिटी, इसलिए इसको कमोडिटी CC इकोनॉमी भी कहा जाता है, CC अर्थव्यवस्था। ठीक है, लेकिन इतना जानने की जरूरत नहीं। बार्टर सिस्टम समझ में आ गया क्या है जी। अब बार्टर सिस्टम लंबे समय तक क्यों नहीं चल पाया। अगर बार्टर सिस्टम इतना ही अच्छा था तो भाई अभी भी हम यूज कर रहे होते वो प्रणाली। तो लंबे समय तक आज हम वो प्रणाली यूज क्यों नहीं करते हैं, तो उसकी कुछ कमियां रही हैं, उसकी कुछ क्या रही, सीमाएं थी बार्टर सिस्टम की, जो कि हमको डिस्कस करनी। पहली सीमा क्या बताया गया है, लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी इच्छाओं का दोहरी संगति की कमी। मतलब हो सकता है ये आपका हिंदी में थोड़ा सा बुक में कुछ अलग दे रखा हो। जैसे यहाँ पर लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या है कि अगर जैसे यहाँ पर समझिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए को चाहिए क्या, ऑरेंज, और बी को चाहिए क्या, मैंगो। इसको चाहिए ये, लेकिन ए के पास क्या है, गेहूं है, और बी के पास क्या है, ऑरेंज है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, जो मुझे चाहिए, जो वस्तु मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास होनी चाहिए, और जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास होनी चाहिए, तभी वाटर सिस्टम पॉसिबल है। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता था, इसलिए वाटर सिस्टम लंबे समय तक नहीं चल पाया। पहला पॉइंट क्लियर, क्या, इच्छाओं की दोहरी संगति में कमी, लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, क्यों वाटर सिस्टम नहीं चला, लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या भैया, मूल्य के सामान्य माप की कमी। जैसे समझो, अगर इसको आप अभी अगर कोई भी सामान लेने जाते हो
गए गए मार्केट में, तो आप बोलोगे 1 किलो क्या चाहिए आपको, आलू चाहिए, मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मापने का आपके पास तरीका है। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, बार्टर सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं था। आपको एक, आप कितना अनाज लेकर आ रहे हो, किस वस्तु के बदले में क्या एक्सचेंज कर रहे हो, ऐसा कुछ मापने के लिए कोई भी कॉमन चीज नहीं थी। लेकिन आज क्या है, आज केजी से आप हर चीज नाप सकते हो, ठीक है। तो इसलिए भी बार्टर सिस्टम नहीं चल पाया। तो अगर मैं 1 किलो एप्पल खरीद रहा हूँ, वो कितने का मिलेगा, 100 रुपए किलो मिलेगा। लेकिन 1 किलो आलू खरीद रहा हूँ तो वो कितने का मिलेगा, कितने का चल रहा है आलू, 20 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए किलो। 50 का 2 किलो चल रहा है, 25 रुपए किलो मान लो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, हम देख सकते हैं कि भाई सेब क्या है, महंगा है, ठीक है। तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, इस वजह से भी बार्टर सिस्टम नहीं चला। समझ में आया क्या? अगला पॉइंट देखो, लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। उस समय में मूल्य को संचित करने की कमी थी। अब इतना सारा अनाज आया जा रहा है, जैसे दुकानदार गांव में देखोगे तो उनके पास इतना गेहूं हो जाता है कि वो कलेक्ट ही नहीं कर पाते, कहाँ रखना है, जगह ही नहीं है इतनी सारी। तो इसकी वजह से ये बार्टर सिस्टम हमारा नहीं चल पाया, ठीक। और लास्ट पॉइंट है क्या, लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी कि स्थगित भुगतान के मानक की कमी। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, आज आपको अगर पेमेंट करनी है कोई भी, तो आप क्रेडिट कार्ड जानते हो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप पेमेंट फ्यूचर में भी कर सकते हो। आपने माल अभी खरीद लिया, कोई भी चीज आपको खरीदनी है, आज खरीदी, लेकिन उसकी पेमेंट आप आगे भी कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। तो वो चीज आजकल पॉसिबल, वो चीज बार्टर सिस्टम के टाइम पर पॉसिबल नहीं थी, तो इसलिए बार्टर सिस्टम नहीं चला। समझ में आया क्या कि बार्टर सिस्टम क्यों नहीं चला? तो बताइए आप पहले, व्हाट इज वाटर सिस्टम? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? ये एक क्या है, बोलो, थोड़ा आवाज आनी चाहिए यहाँ तक। यह एक प्रणाली है, बस शब्द याद रखो क्या, यह एक प्रणाली है जिसमें वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। क्लियर? बस इतना सा है। अब बार्टर सिस्टम क्यों नहीं चला लंबे समय तक, तो ये 4 वो पॉइंट याद होने चाहिए आपको। पहला पॉइंट क्या भैया, इच्छाओं में दोहरी संगति में क्या थी, कमी थी। दूसरा पॉइंट क्या, लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी सामान्य मूल्य, सामान्य माप की कमी थी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या, मूल्य को सर्जित करने की कमी, लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। भैया इतना सारा माल कहाँ रखेंगे, जगह ही नहीं है कहीं पे। फिर और क्या था लास्ट पॉइंट, आजकल आप ईएमआई पे पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। क्लियर? यहां तक हो गया क्लियर? आगे बढ़े। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ मनी, मुद्रा का विकास कैसे कैसे हुआ। तो जैसे पुराने जमाने में आप क्या करते थे, मुद्रा के तौर पे हम किसका यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप यानी अनाज का हम यूज करते थे। तो वो लंबे समय तक क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि उसमें भंडारण की समस्या आ गई, यानी उसको कहाँ इतना ज्यादा अनाज रखेगा कोई व्यक्ति। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर क्रॉप यानी कृषि उपज के बाद आया क्या, मेटल के कॉइन, धातु के सिक्के आए, सोने चांदी, है ना, लोहे तांबा, ऐसे सिक्के आए। तो वो सिक्के क्यों नहीं चल पाए ज्यादा समय तक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी होते थे। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या आया, इसके बाद आए गोल्ड और सिल्वर के कॉइन, सोने और चांदी के सिक्के हैं। तो ये क्यों नहीं चला लंबे समय तक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दुर्लभ थे। सोना इतनी जल्दी मिल जाता है क्या, और लोग क्या करते थे, इसको पिघला के हीरे जवाहरात बना, वो अपनी ज्वेलरी बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए भी लंबे समय तक ये नहीं चला। अगला, इसके बाद जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेज क्या लेके आए, पेपर करेंसी लेकर आए, कागजी मुद्रा लेकर आए। तो ये भी
कहा गया कि इतना कागज का नोट कौन लेके जाएगा। इसके बाद इन लोगों ने एवोल्यूशन किया किसका, प्लास्टिक मनी, जैसे डेबिट कार्ड, भैया एटीएम में जाओ पैसा निकाल लो, हो गया काम खत्म। इसके बाद इतने से भी पेट नहीं भरा तो क्या किया, डिजिटल मनी, यूपीआई करो भाई ऑनलाइन, ठीक है। और इसको डिजिटल मनी भी बोल सकते हैं, ई मनी भी बोल सकते हैं। तो मनी का इवोल्यूशन यानी मुद्रा का विकास इस प्रकार से हुआ। क्लियर। तो आप लोग बताना चाहेंगे, थोड़ा इसको इंटरेक्टिव रखते हैं ताकि यहाँ पर घुस जाए, पता चल रहा है यहाँ पर कुछ घुस ही ना है, घर पे जाके भैया कुछ समझ में ही नहीं आया था हमको। तो बताइए, पहला पॉइंट, पहले क्या यूज करते थे, एग्रीकल्चर। हिंदी वाले हिंदी बोलो, इंग्लिश वाले इंग्लिश। क्या यूज करते थे, हाँ। फिर अब इसमें क्या समस्या आ रही थी, भंडारण यानी स्टोरेज की समस्या थी। फिर आगे भैया मेटल के कॉइन, धातु के सिक्के यूज किए, ये क्यों नहीं चला, भारी था बहुत ज्यादा, इतना भारी कौन यूज करेगा। फिर आगे सोने और चांदी के सिक्के, ये क्यों नहीं चले, दुर्लभ थे भैया। आगे बताओ, कागजी मुद्रा, पेपर करेंसी, यही। अब इसका तो कुछ यूज नहीं था, अभी भी पेपर करेंसी यूज कर रहे हैं, लेकिन भैया अंग्रेजों को या इंसानों की प्रवृत्ति क्या होती है कि एक चीज से पेट नहीं भरता है, और चाहिए, नहीं इवोल्यूशन करना। तो फिर इसके लिए क्या लेके आए, प्लास्टिक मनी, ठीक है। प्लास्टिक मनी के बाद अब हम क्या यूज कर रहे हैं, डिजिटल, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया यहां तक। अब मनी जो है, मुद्रा होता क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले हमें पैसे का काम समझना है कि मुद्रा के क्या क्या काम होते हैं। चलिएगा आइएगा समझते हैं। तो मुद्रा के जो काम है, मुद्रा के कार्य दो तरीके से बांटे गए हैं, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। यानी प्राइमरी का मतलब क्या, प्राथमिक कार्य, और सेकेंडरी का मतलब क्या, द्वितीय कार्य, ठीक है। तो दो काम होते हैं, और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मनी के कार्य क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन की अगर बात करें, प्राथमिक कार्य मनी का क्या है, तो इसमें दो कार्य होते हैं। पहला क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी विनिमय का माध्यम। अगर पैसा ऐसी चीज होना चाहिए, पैसा क्या चीज है, ऐसी चीज है जो विनिमय का माध्यम बने, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज बने। अगर आपको कुछ सामान खरीदना है, बेचना है, तो उसकी सहायता से आप कर पाओ। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान कर पाए, ठीक है। तो मनी क्या होना चाहिए, मनी ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे आप क्या कर पाए, आदान प्रदान कर पाए, आदान प्रदान करने का माध्यम बने वो, ठीक है। और अब ये वाला जो आपका सिस्टम है, ये कौन सी कमी को पूरा हटा रहा है, हमारा बार्टर सिस्टम की जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड था। डबल कोइंसिडेंस में क्या था कि मेरे पास आलू है, इसके पास सेब नहीं है, तो नहीं मिलेगा मेरे को, ठीक है। दोनों के पास सेम चीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या किया, अब पैसा है, अब पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट का समझ में आया। प्राइमरी फंक्शन में पहला पॉइंट क्या है, क्या है, बोलो बोलो, क्या है पहला पॉइंट, विनिमय का माध्यम। भैया पैसा ऐसी चीज होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आराम से वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या है पैसे का, तो दूसरा काम है मेजर ऑफ वैल्यू, यानी मूल्य मापन के लिए काम में आए। अगर अभी आपको क्या चाहिए, कोई भी वस्तु चाहिए, तो आप अभी 1 किलो के हिसाब से नाप सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप तुलना भी कर सकते हैं, कौन सी चीज महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है। तो ये कौन सी चीज को हटाता है, यहाँ पर जो वाटर सिस्टम की हमने कमी कौन सी पड़ी, ये वाली कमी को ये काम हटाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन का मतलब क्या, द्वितीय कार्य क्या है, तो इसमें पहला कार्य है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी ऐसी चीज होती है, मुद्रा ऐसी चीज है जिसको आप संग्रह करके रख सकते हैं। अब नोटों की गड्डी पड़ी हुई है ना बेड के अंदर, पड़ी हुई है, हाँ, पैसा बहुत है, तो इसको आप आराम से, मुद्रा ऐसी चीज है जिसको आप आराम से
रख सकते हैं स्टोर करके, संभाल के, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपकी जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को खरीदने की क्षमता, ठीक है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को खरीद सकते हैं आराम से फ्यूचर में, ठीक है। तो ये हमारा उस चीज को बढ़ाता है स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर पैसा होगा तभी तो कर पाओगे ना, खरीद पाओगे, पैसा नहीं होगा तो नहीं खरीद सकते। और सेकेंडरी फंक्शन में क्या काम आता है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। पैसा क्या करता है, आजकल जो हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, तो इन सब से क्या है, ईएमआई पे हम चीजें खरीद सकते हैं आराम से, ठीक है। तो मुद्रा ये 4 काम करता है। मेन 2 काम है, 2 काम के भी अंदर पहला काम क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी, रिवाइज कर लो। फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य क्या क्या है, कौन कौन से कार्य होते हैं, प्राइमरी फंक्शन यानी प्राथमिक कार्य, दूसरा सेकेंडरी यानी द्वितीय कार्य। प्राथमिक कार्य क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, विनिमय का माध्यम बनता है मनी, यानी कुछ भी अगर चीज आपको खरीदनी है तो वो आदान प्रदान पैसे की मदद से आप आराम से कर सकते हैं। और ये कौन सी वाली समस्या को हटाता है, बार्टर सिस्टम की, बार्टर सिस्टम की जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ अवांट की समस्या थी उसको ये दूर करता है, ठीक है। दूसरा काम क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू, मूल्य मापन का काम करता है मनी, ठीक है। आप आराम से कोई भी चीज अगर आपको चाहिए आप माप सकते हो यहाँ पर। और क्या करता है, आपको तुलना करने में सहायता करता है, ठीक है जी। फिर क्या आता है, कौन सा, सेकेंडरी फंक्शन, द्वितीय कार्य क्या क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। पैसा ऐसी चीज है जिसको आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और परचेजिंग पावर यानी आपकी जो क्षमता है खरीदने की उसको ये क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्थगित भुगतान का मापक हो सकता है मुद्रा आपका, ठीक है। चलिए अब मुद्रा, ये जो मनी है ये होता क्या है एक्चुअल में, ये समझिए। तो यहाँ पर ये पढ़िए, ये वाली डेफिनेशन, हिंदी वाले हिंदी पढ़े, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़े, ये वाला पॉइंट। आया समझ में, मुद्रा क्या है। तो यहाँ पर चलो यहाँ पर भी देखते हैं। इन सिंपल वर्ड, मनी इज एनीथिंग, कुछ भी मनी हो सकता है, मुद्रा कुछ भी हो सकता है जो सिर्फ ये 4 काम करे। कौन कौन से काम, जो आप ऊपर पढ़ के आए हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा काम क्या, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर कोई भी वस्तु कुछ भी ये 3 काम कर रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, मुद्रा यानी मनी बोलेंगे, ठीक है। जैसे नोट है, तो नोट को हम क्या कर सकते हैं, पेपर नोट है, पेपर करेंसी है, वो क्या कर सकते हैं, आराम से उसको आदान प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। उसको मेजर कर सकते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू के काम में भी आता है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट के काम में नहीं आता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड आपका आता है उसके काम में। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू के काम में भी उसको आराम से हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो मनी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो आपको जब पेपर में लिखने को आए तो आप कौन सी वाली डेफिनेशन लिखेंगे, ये वाली, ठीक है जी। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम क्या है, मनी सप्लाई यानी मुद्रा पूर्ति क्या होता है, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, मुद्रा पूर्ति के बारे में क्या बताया गया है, मनी सप्लाई रिफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी held by people of a country at a particular point of time। समझो भाई, मुद्रा पूर्ति क्या है, समझो। यहाँ पर जैसे ये भारत देश है आपका, ड्राइंग बहुत अच्छी लग रही है। भारत देश के अंदर जितने भी लोग हैं, मैंने कहा अभी बताओ, भारत में जितने भी लोग हैं उनके पास अभी के टाइम पे, अभी जस्ट अभी, कि कितना पैसा पड़ा हुआ है,
तो आज अभी आप लोग यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं, तो इस क्लास में आपके पास कितना पैसा है, आपकी जेब में, आपके बैंक वगैरह में पैसा नहीं बात कर रहे हैं, आपकी जेब में जो भी पैसा है उसको हम क्या बोलेंगे, मनी सप्लाई। ठीक है, मुद्रा पूर्ति। अभी लोगों के पास कितना पैसा है उसको हम क्या बोलेंगे, मनी सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एक निश्चित समय पे, क्या, एक निश्चित समय या विशेष समय बिंदु पर अभी की बात करें तो जो पैसा अभी जेब में लोगों के पास होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मनी सप्लाई बोले। क्लियर, क्लियर मनी सप्लाई क्या है। अब मनी सप्लाई यानी मुद्रा पूर्ति में क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, तो जो सरकार के पास पैसा है और जो बैंक के पास पैसा है वो हम मनी सप्लाई के अंदर नहीं लेते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि बैंक और जो आपका सरकार है ये क्या है, मनी के सप्लायर होते हैं। मनी की पूर्ति कौन कर रहा है, बैंक ही तो कर रहा है, सरकार ही तो कर रही है, इसलिए मनी सप्लाई के अंदर इन चीजों को नहीं लिया जाता। इन दोनों के पास जो पैसा होगा, सरकार के पास और बैंक के पास जो भी पैसा होगा उसको हम नहीं लेंगे। क्लियर, मुद्रा पूर्ति क्या होता है, बोलो, पढ़ो और बताओ। वर्ड 11th क्लास में तो तुमने जैसे किया वैसे करो, अब 12th है, अब वर्ड के ऊपर फोकस ज्यादा करना है। मनी सप्लाई का मतलब क्या बताया जा रहा है, मुद्रा पूर्ति का मतलब क्या है, रिफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी। क्या बोला, मुद्रा का कुल स्टॉक, स्टॉक को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्टॉक ही बोलते हैं या भंडार। हाँ, कुल मुद्रा का भंडार जो लोगों के पास है कंट्री के अंदर, कंट्री के लोग हैं उनके पास जो टोटल मुद्रा का भंडार है एक निश्चित समय पर, अभी की बात करें तो अभी कितना पैसा है उसको हम क्या बोलेंगे, लोगों के बैंक में जो पैसा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लोगों के जेब में और घर में जो पैसा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मुद्रा पूर्ति यानी मनी सप्लाई बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया, घुस गया भेजे में। तो और कौन कौन सी चीजें किस किस के पास, बैंक और सरकार के पास जो पैसा होगा क्या वो मुद्रा पूर्ति में लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये सप्लायर, पैसा कौन सप्लाई करता है, सरकार और बैंक। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े क्या, और आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि मुद्रा पूर्ति के अंदर क्या क्या चीजें हम लेते हैं। तो पहली चीज, जो पैसा जनता के पास है, कौन सा पैसा, जनता के पास जो नगद पैसा पड़ा हुआ है वो, बैंक में जो पैसा है वो नहीं लेते हैं। फिर बोला जा रहा है डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक के पास लोगों का डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, अब बिजनेस करते हैं लोग, तो बिजनेस वाले लोग क्या करते हैं, वो करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। करंट अकाउंट कैसा अकाउंट होता है जिसमें आप तुरंत डेली ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। अभी आप अगर ट्रांजेक्शन करेंगे, आपका सेविंग अकाउंट ओपन होता है, कौन सा अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बचत अकाउंट जिसको हम बोलते हैं। करंट अकाउंट क्या है कि वहां पर आप डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो करंट अकाउंट के अंदर अगर आपका कुछ भी पैसा पड़ा हुआ है वो भी हम मनी सप्लाई के अंदर लेते हैं। और क्या है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट्स होते हैं वो भी हम लेते हैं। तो ये आगे मैं बताऊंगा कि अदर डिपॉजिट विद आरबीआई क्या होता है, लेकिन आपको ये चीजें याद रखनी है। क्या, पहला, जो लोगों के पास पैसा है वो मनी सप्लाई में लिया जाएगा। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट लोगों के पास जो है, और अदर डिपॉजिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो अन्य जमाएं होती हैं वो। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब यहां पर कुछ चीजें बताई गई हैं, लिक्विडिटी एंड मनी सप्लाई इल्यूजन, इलर्शन, तरलता और मुद्रा पूर्ति का समावेशन। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो
कौन कौन सी ऐसी वस्तु है जो पैसे में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सकती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, तरल। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पैसे के अंदर बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर इलिक्विड यानी अतरल, ऐसी जो कौन सी चीज है जो, अब जैसे फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट जानते हो, एफडी, जो आपके पापा मम्मी ने करवा रखी होगी। फिक्स डिपॉजिट नहीं पता आप लोगों को? फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, यहाँ पर आप बैंक में एक फिक्स्ड ईयर के लिए यानी 5 साल 10 साल के लिए जितना भी आपको अच्छा लगता है उतने साल के लिए आप पैसा जमा करवा देते हैं। 1 लाख रुपए मैंने जमा करवा दिए, अब वो 1 लाख रुपए आप 10 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है जी, सावधि जमा कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। तो ये अब जैसे फिक्स डिपॉजिट बोल दिया तो मैंने क्या बताया, 10 साल के पहले आप इसको नहीं निकाल सकते, अगर इमरजेंसी है तो आप निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो डिपॉजिट होता है इसको टर्म डिपॉजिट भी कहा जाता है, मियादी जमा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है मनी सप्लाई के अंदर हम नहीं लेते। ठीक है, और ये अतरल है, अतरल यानी बहुत, इसको पैसे के अंदर कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक, फिर इसके बाद आता है मॉडरेट लिक्विड। मॉडरेट लिक्विड का मतलब मध्यम तरल। तो मध्यम तरल कौन सा अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट या सेविंग डिपॉजिट होता है। जैसे आप लोगों के अकाउंट ओपन हो रखे हैं, तो आप लोगों के बचत जमा या बचत खाता ओपन हो रखा है। ठीक है, तो आप बस पैसा जमा करवाते हैं उसमें, जब आपको जरूरत होती है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी क्या है, मनी सप्लाई के अंदर नहीं आता है। हाईली लिक्विड कौन सा है, उच्च तरल कौन सा डिपॉजिट होता है, करंट डिपॉजिट या जिसे डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, आप तुरंत पैसा निकाल सकते हैं जब आपको पैसा चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक, क्लियर इतना पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा आपको हजम नहीं होगा। तो पहले इसको हजम कर लो ताकि पेट आपका ठीक रहे। ठीक है, चलिए तो एक बार लास्ट रिवीजन कर लेते हैं हमने जो भी पढ़ा है, और रिवीजन आप लोग करवाएंगे, मैं नहीं करवाऊंगा। तेज तेज आवाज आनी चाहिए, खाना ऐसा लगना चाहिए जैसे घर में चिल्लाते हो ना भाइयों बहनों के ऊपर, ऐसे ही चिल्लाना है। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, बोलो। यह एक प्रणाली है जिसमें वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर, ठीक है, इसको सीसी इकोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, अब बार्टर सिस्टम की कुछ कमियां रही। पहली कमी क्या रही, बोलो, देख के भी बोलो ना, इच्छाओं की दोहरी संगति की कमी, लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ। इसमें क्या कमी थी, जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास। ठीक, दूसरी कमी क्या रही, हम कॉमन मेजर कुछ भी नहीं था, अगर कॉमनली हमको मेजर करना है किसी चीज को तो नहीं कर सकते थे। और क्या कमी रही, कहाँ इतना सारा सामान लेके स्टोर करोगे, जगह ही नहीं है हमारे पास। और क्या कमी रही, ठीक है, स्टैंडर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, अब मनी का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, मुद्रा का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले कौन सी अनाज वगैरह या एग्रीकल्चर क्रॉप का यूज करते थे, इसमें क्या समस्या आई, भैया स्टोर करेंगे कहाँ रखेंगे। दूसरा क्या आया, मेटल के कॉइन, धातु के सिक्के हमने यूज करना चालू किया, ये क्यों नहीं चले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी थे। तीसरा क्या आया, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन आए, सोने चांदी के सिक्के, ये क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये दुर्लभ थे, बहुत ज्यादा स्केर्स थे। फिर क्या आया, पेपर करेंसी आया, कागजी मुद्रा आई,
इसके बाद लोगों ने कहा कि इससे भी हमारा काम नहीं होगा, तो क्या आया, प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आया। इसके बाद डिजिटल। और आगे बताओ, मनी के कार्य, फंक्शंस ऑफ मुद्रा, फंक्शंस ऑफ मनी। तो क्या क्या फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शन, और प्राइमरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक, और सेकेंडरी को, ये याद करके जाना है, बहुत बार पूछा जाता है। प्राइमरी कार्य पहला क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, याद रहेगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी पैसा ऐसी चीज होता है, मनी मुद्रा ऐसी चीज है जिसको आप आराम से आदान प्रदान कर सकते हैं, सेल परचेज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसने कौन सी समस्या को दूर किया, डबल कोइंसिडेंस वाली समस्या को इसने खत्म कर दिया। फिर दूसरा कार्य क्या है, मूल्यमापन, ठीक है। तो आप इसमें आराम से चीजों का मूल्य कर सकते हैं और कंपैरिजन, तुलना भी कर सकते हैं, ठीक। इसने कौन सी वाली समस्या को दूर किया, मेजर ऑफ वैल्यू को यूज किया। फिर आता है द्वितीय कार्य। द्वितीय कार्य क्या है, मूल्य का संग्रह यहाँ पर करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और परचेजिंग पावर, आपकी किसी भी चीज को खरीदने की क्षमता है वो प्रेजेंट से फ्यूचर के अंदर शिफ्ट हो जाती है, आप फ्यूचर में भी कुछ भी चीज खरीद सकते हैं। और क्या है अगला पॉइंट, यहाँ पर आप स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी अगर आपको पेमेंट बाद में भी करनी है तो कर सकते हो। बोलो, मेरा बोलने का काम नहीं है, बोलोगे तो याद रहेगा। मनी क्या है, मुद्रा क्या होता है, मनी इज एनीथिंग जो कि चार काम करे। पहला काम क्या, दूसरा, तीसरा, और चौथा क्या है, अगर कोई भी चीज ये चार काम कर रही है उसको क्या बोलेंगे, मुद्रा बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मनी सप्लाई क्या बताया मैंने, मुद्रा पूर्ति क्या होता है, एक निश्चित समय पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देश के लोगों के पास, किसी भी कंट्री के लोगों के पास जो टोटल स्टॉक ऑफ मनी है, ठीक है, कुल पैसे का जो भंडार है उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई, ठीक है। इसमें किस किस का पैसा नहीं आता है, सरकार और बैंक का पैसा नहीं आता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, सप्लायर होते हैं। सप्लाई यानी पूर्ति कौन करता है पैसे की, यही लोग करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक्चुअल में क्या क्या चीजें आएंगी मनी सप्लाई में, लोगों के पास जो पैसा है वो डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, और क्या, आरबीआई के साथ जो अदर डिपॉजिट है। लिक्विडिटी की बात करें, यानी तरल अतरल कौन कौन है, सबसे ज्यादा अतरल कौन है, फिक्स डिपॉजिट सबसे ज्यादा अतरल होता है। उसके बाद क्या आता है, सेविंग डिपॉजिट, फिर सबसे ज्यादा तरल क्या होता है, करंट डिपॉजिट, ठीक है जी, याद रहेगा इतना।